नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित 40 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कृषि से संबंधित उन 40 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया गया है जो बार बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज को पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का जो सर्वप्रथम स्रोत है वो है कुआं व नलकूप, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। भारत में कुआं और नलकूप के द्वारा जो है सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? यानी इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 1965 में। कब? तो जनवरी 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है यह 1966 से 67 के मध्य हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। कब? तो 1966 से लेके 67 के मध्य ये पीक पे थी हरित क्रांति भारत में। तो आप इसे याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1960 का दशक था, यानी कि 1966 से लेके 1967 के मध्य जो हरित क्रांति थी भारत में पीक पे थी। तथा यह जो हरित क्रांति थी इसने जो है मतलब भारत में इसके जनक कौन माने जाते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वहीं अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो विश्व की अगर बात हो तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन है? तो अर्नेस्ट बोरलाग। कौन है? नॉर्मन, आप याद रखिएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग। तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? अगर दशक आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा, दशक क्या था? 1960 का दशक था। इस समय जो है स्टार्ट हुई थी कौन सी? तो हरित क्रांति भारत में स्टार्ट हुई थी। तथा 1960 के दशक में। कब? तो 1966 और 67 के बीच। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा हरित क्रांति से रिलेटेड कि इस हरित क्रांति जो स्टार्ट हुई थी पहली बार 1966 और 67 के बीच में, तब हरित क्रांति से भारत में सर्वाधिक जो लाभान्वित फसल थी वह कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। यानी जब पहली बार भारत में हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी तो इस हरित क्रांति से भारत में जो सबसे अधिक लाभान्वित फसल थी वह थी गेहूं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो रेशम का उत्पादन है वह चीन के द्वारा किया जाता है। कौन से देश के द्वारा? तो चीन जो है रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे आता है। तथा हमारा प्यारा देश भारत रेशम के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। तो दोनों आपको याद रखना है। रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा राष्ट्र आता है? तो चीन हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा देश भारत आता है। अगला प्रश्न हमारा है,
हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पे हरित क्रांति शब्द की बात हो रही है, तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो विलियम गॉड कौन थे, तो विलियम गॉड जो थे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ये हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन कब किया था, तो 1968 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य को, यानी कि भारत में जो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन है वह किस राज्य में किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में रबड़ उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे आपका आता है केरल, दूसरे स्थान पे आता है आपका तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आता है आपका कर्नाटक। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में रबड़ उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे केरल आता है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है और तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक होता है। ये तो बात हुई भारत की। वही अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन थाईलैंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो थाईलैंड जो देश है यह विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद आपका इंडोनेशिया हो गया, फिर उसके बाद आपका मलेशिया हो गया, तथा पूरे विश्व में भारत चौथे स्थान पे आता है। किस मामले में, तो रबड़ उत्पादन के मामले में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर विश्व की बात हो तो विश्व में रबड़ उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे थाईलैंड है, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है, तीसरे पे मलेशिया है और चौथे पे हमारा प्यारा देश भारत है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर सबसे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरल पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पूरे विश्व में जो कॉफी का उत्पादन होता है उसमें सबसे भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में कॉफी उत्पादन के मामले में हमारे प्यारे देश भारत का स्थान है छठा, यानी 6 नंबर पे आता है भारत कॉफी उत्पादन के मामले में पूरे विश्व में। तथा भारत में अगर बात हो, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो भारत में कर्नाटक राज्य। आप याद देखिएगा, भारत के कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र में। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है और चौथे नंबर पे आपका गुजरात आता है भारत में प्याज उत्पादन के मामले में। तो ये रैंकिंग भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक प्याज महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद गुजरात में। तो ये है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है यह किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1999 और 2000 के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 से 2000 के मध्य जो है यह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है, तो इसका राइट आंसर है 58%, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 58% जो हिस्सा है वह वर्षा पर यानी कि रेन पर निर्भर रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 58%। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है निम्न में से। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से भारत में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, तो तिलहन का। तो आप इसे याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में भारत में तिलहन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है।
तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र हैं। तो हाल ही में जैसा कि आप सभी को पता है वन रिपोर्ट 2019, आप याद रखिएगा, हाल ही में वन रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया था तथा इस वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन जो हमारे भौगोलिक एरिया में हैं वो कितने हैं? तो कुल वन आधारित क्षेत्र हमारे कितने हैं? तो 7,12,249 किलोमीटर। आप याद देखिएगा भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र कितने हैं? तो ये वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि भारत में कुल 7,12,249 वर्ग किलोमीटर कुल वन आधारित क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में भारत में, तथा ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 21.67%। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह डेटा मैं आपको बता रहा हूँ हाल ही में 2019 में जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन आधारित क्षेत्र भारत में है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, तथा अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात मतलब इनके परसेंटेज की बात करें तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने बात की बस वन की, अगर हम वन और वृक्षों की बात दोनों करें तो यहाँ पे वन प्लस वृक्ष, अगर हम वन प्लस वृक्ष दोनों की बात करें तो कुल वन प्लस वृक्ष आधारित कुल क्षेत्र भारत में कितना है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो दोनों डेटा आपको याद रखना है। अगर केवल वन की बात हो तो आपका आंसर हो जाएगा 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत कुल हो जाएगा इसका 21.67%। अगर वन और वृक्ष दोनों की बात हो तो आपका आंसर हो जाएगा कुल क्षेत्र कितना है वन प्लस वृक्ष का? तो भारत में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, तथा कितना प्रतिशत ये है? तो 24.56%। तो दोनों डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुल वन प्लस वृक्ष का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? तो 24.56% है। अगर केवल बस वन की बात हो तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% केवल वन है भारत में। तो ये डेटा दोनों आपको याद रखना है। ये डेटा मैंने आपको बताया है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य के द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो है आपका सी, यानी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय किसान आयोग का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। इटली के रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन की यहाँ पे बात हो रही है। तो शॉर्ट टर्म लोन कितने अवधि के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 माह से कम, यानी खेती बाड़ी और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि के लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है? तो 15 माह से कम, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। किससे? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि
कृषि विपणन से संबंधित है? शंकर लाल गुरु समिति। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम कृषि गणना कब प्रारंभ की गई? तो प्रथम कृषि गणना जो थी वह कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 1970 ईस्वी में जो है प्रथम कृषि गणना की गई थी। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1998 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। वर्ष 1998 ईस्वी में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है उपयुक्त सभी से, यानी हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है और नीली क्रांति। तो इसे आप याद रखिएगा, इन सभी से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन। तो आप इसे याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 52%, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। भारत की जो कार्यकारी आबादी है वह लगभग 52% है जो कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि आईसीडीपी कब चलाया गया था? तो 1964-65 में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1964-65 में जो है आपका देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो पोटैसिक प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पोटैसिक। अगला प्रश्न हमारा है गोल्डन राइस में किस विटामिन की मात्रा की अधिकता होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गोल्डन राइस में किस विटामिन की मात्रा की अधिकता होती है? तो विटामिन ए, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो होता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। रफी अहमद किदवई जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा है आईसीएआर का अध्यक्ष कौन होता है? तो आईसीएआर का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वह आईसीएआर का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो लोहे की, यानी कि आयरन की। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। लोहा जो है वह दूध में नहीं पाया जाता। वहीं अगर विटामिन की बात हो तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है देश का दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हमारे देश का जो दूसरा कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय था वह था रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में बनाया गया था वर्ष 2014 में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह हमारे देश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय था। तो पहला कौन था? तो पहला 1960 में बनाया गया था उत्तराखंड में
इसका नाम क्या था? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 1960 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, धान के खेतों एवं वेस्ट लैंड में कौन सी गैस मिलती है? वेस्ट नहीं, यहाँ पे वेट लैंड होगा, वेट लैंड होगा। तो धान के खेतों एवं जो वेट लैंड होते हैं, इनमें कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है? तो मीथेन यानी CH4 यानी कि जो मीथेन गैस है वह सबसे अधिक मात्रा में धान के खेतों एवं वेट लैंड से निकलती है। तो आप इसे याद देखिएगा, यहाँ पे वेट लैंड की बात हो रही है। अगला हमारा है, पश्मीना ऊन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन जो होता है यह पश्मीना बकरी से मिलता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है, पश्मीना बकरी से मिलता है पश्मीना ऊन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है परंतु खेती नहीं, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही पॉपुलर कथन था। तो यह जो प्रसिद्ध कथन है यह कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है परंतु कृषि नहीं। अगला हमारा है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तथा पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे आता है तथा भारत दूसरे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राजील के बाद विश्व में सबसे अधिक पशुधन संख्या कौन रखता है? तो विश्व में दूसरे स्थान पे आता है भारत, किस मामले में? तो पशुधन के मामले में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का दुग्ध शहर यानी कि मिल्क सिटी कौन सा है? तो आनंद, गुजरात। क्या हो जाएगा? आनंद जो गुजरात में स्थित है यह भारत का दुग्ध शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अमूल कंपनी का जो दूध आता है यह इसी के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नीलगिरी का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के नागपुर में जो है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो गेहूं और चावल का जो उत्पादन है वह सबसे अधिक मात्रा में किया गया था हरित क्रांति के समय। तो हरित क्रांति जो है सबसे अधिक उपयोगी किस फसल पर रही थी? तो गेहूं और चावल पे। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। SSC में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।